दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम जो इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक है, उसके चैप्टर नंबर जो 6 है इसको कवर करेंगे। इससे पहले हमने यूनियन टेरिटरीज यानी कि चैप्टर नंबर 5 कवर किया था और आज चैप्टर नंबर 6 है, इसको समझेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि मेंस के पॉइंट से पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग और सिग्निफिकेंस की, यानी कि जो सिटीजनशिप है, बेसिकली सिटीजनशिप होती क्या है और क्या इसका महत्व, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसे कि आज के अदर जो मॉडर्न स्टेट हैं, इंडिया में भी 2 काइंड्स के लोग रहते हैं। एक तो कौन से होते हैं, भारतीय यानी सिटीजन्स कहते हैं जिनको, जो हमारे देश के नागरिक हैं, और एक दूसरे जो एलियंस होते हैं। एलियंस मतलब ये है कि किसी दूसरे देश के जो नागरिक हैं वो हमारे देश में आते हैं, रहते हैं, ठीक है? तो सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। अब सिटीजन्स कौन होता है? सिटीजन्स वही होते हैं जो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। पूर्ण सदस्य का मतलब है कि उनको सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो एन्जॉय करते हैं। जबकि एलियंस जो होते हैं दूसरे हाथ पे वो सिटीजन्स होते हैं जिनको सम और अदर स्टेट एंड हेंस दे डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि वो सभी जो एक आम भारतीय नागरिकों को एक अधिकार दिए जाते हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो एंजॉय करते हैं, वो उनको नहीं दिए जाते हैं। अब एलियंस जो होते हैं उनको हमने 2 भागों में अगेन बाँटा है। एक तो फ्रेंडली एलियंस और एक एनिमी एलियंस। अब फ्रेंडली कौन से होते हैं? फ्रेंडली वो एलियंस होते हैं जिन देशों के साथ हमारे एक मैत्रीपूर्ण संबंध है, मतलब यहाँ दोस्ताना संबंध है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अमेरिका है, फ्रांस है, ठीक है? रशिया है, तो इनसे क्या हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो इनके जो सिटीजन्स हैं वो हमारे फ्रेंडली एलियंस में आएँगे। जबकि एनिमी रिलीज एलियंस की बात करें हम, तो ऑन दी अदर हैंड आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट कंट्री दैट इज व्हाट एट वॉर विद इंडिया। जैसे कि अगर हम बात करें करंट में इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध चला है, इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध है, तो ऐसे में क्या है कि हमारे जिनसे झगड़े रहते हैं या जो लड़ाई चलती रहती है, उन देशों के नागरिकों को इस कैटेगरी में रखा गया है, एनिमी एलियंस की। अब जो इस कंट्रीज़ के जो वो होते हैं, सिटीज़न्स होते हैं, उनको बहुत ही कम जो है वो राइट्स दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि इससे आर्टिकल नंबर 22 किसके बारे में बात करता है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि किसी भी पर्सन को ये शक के आधार पर उसे अरेस्ट किया जा सकता है, तो उससे एक सुरक्षा जो देता है आर्टिकल 22, तो ये जो राइट्स है वो एनिमी जो होते हैं, उन्हें नहीं दिया जाता है। नाउ हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ कौन-कौन से ऐसे राइट्स हैं जो केवल और केवल भारतीयों को दिए जाते हैं और किसी भी देश के नागरिकों को वो नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 15 जो बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। भेदभाव के अगेंस्ट जो हमें एक अधिकार देता है कि भेदभाव किस आधार पर, जैसे धर्म के आधार पर, रेस के, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इन 5 ग्राउंड के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 क्या हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जबकि 16 बात करता है कि राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सरकारी का रोजगार जो होता है, सरकार के द्वारा समय-समय पे जो वैकेंसी निकाली जाती हैं, उसके माध्यम से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं नागरिकों के लिए, तो वो सभी को समान होती हैं। लेकिन ऐसा इसमें इसलिए ये नहीं है कि कोई विदेशी जो नागरिक है वो भी, उसको भी ये राइट दिया जाए। तो ये आर्टिकल 16 केवल किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए। तीसरा है राइट टू फ्रीडम, यानी कि आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 भी किसके लिए? केवल इंडिया के लिए जो सिटीजन्स हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि आर्टिकल जो 29 है, कल्चर की बात करता है, कैसे हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है? और 29 और 30 में है एजुकेशनल राइट्स के बारे में, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ वगैरह होती हैं, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शैक्षिक संस्थान यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ठीक है? तो आर्टिकल 30 उन्हें ये राइट देता है। नेक्स्ट है राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य की जो विधानसभाएँ होती हैं और लोकसभा में जो वोट देने का अधिकार है, वो भी किनको है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट है राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन, जो चुनाव लड़ने के लिए जो अधिकार होता है, वो भी केवल भारतीयों के लिए है। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस ऑफिस दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे सरकारी पद हैं जिन पर कोई भी एक विदेश का अगर नागरिक है वो अपनी दावेदारी नहीं कर सकता, यानी कि उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। वो केवल और केवल भारतीय जो है वो ही बनेगा। जैसे प्रेसिडेंट केवल भारतीय, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जज, अटॉर्नी जनरल, तो इन सब पर कौन केवल केवल अप्लाई कर सकता है? भारतीय केवल। अब अलोंग विद द अबव राइट्स, जो हमने अभी ऊपर जो राइट्स देखे हैं, सिटीजन्स आल्सो ओ सर्टेन ड्यूटीज
टुवर्ड द इंडियन स्टेट एज फॉर एग्जांपल पेइंग टैक्स, यानी कि अगर भारतीय नागरिक होने के साथ साथ कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं उसके साथ आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे समय समय पर टैक्स पे करना और जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका एक सम्मान करना, नेशनल एंथम का सम्मान करना और डिफेंडिंग द कंट्री एंड सो ऑन, यानी कि जब कभी भी जरूरत पड़े, यानी कि देश के सुरक्षा को लेकर, तब हमें जो है अपने देश की सुरक्षा करनी है। In India, both are citizen by birth as well as naturalized citizens are eligible for the office of president। ये कह रहा है कि हमारे जो भारत में प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए जो व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुआ और एक जो नेचुरलाइज सिटीजन है, दोनों ही योग्य हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन अमेरिका में केवल वही नागरिक जो कि बाई बर्थ है, नॉट अ नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल टू दी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए जो पर्सन बाई बर्थ अमेरिका का नागरिक है वही एलिजिबल होगा, ना कि एक नेचुरलाइज सिटीजन। ठीक है। अब इसमें जो हमने भी देखा था कि बाई बर्थ कैसे माना जाएगा कोई पर्सन बाई बर्थ या नेचुरलाइज है, तो आगे की जो टॉपिक्स है उसमें इसको क्लियर किया गया है। ना हम बात करते हैं हमारे संवैधानिक प्रोविजंस के बारे में कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो आर्टिकल नंबर 5 से 11 है, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसके बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में। लेकिन इट कंटेन्स नाइदर एनी परमानेंट नॉर एनी एलेबोरेट प्रोविजंस। इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट कमिंसमेंट, यानी कि जनवरी 26 1950। इस ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भारत के नागरिक कौन कौन पहचाने गए थे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे देश में जो जो नागरिक थे वो भारत के नागरिकों को मान लिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो प्रॉब्लम है एक्विजिशन की या लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट कमिटमेंट, इट empowers the parliament to enact a law and provide for such matter and any other matter related to citizenship। यानी क्या है ना कि जो अगर हम बात करें कि नागरिकता के संबंध में जो मेन पावर दी गई है वो किसे दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। अब पार्लियामेंट तय करती है कि किसे नागरिकता देनी है किसे नहीं देनी है, और समय समय पर जो भी उसमें रिफॉर्म करने हैं वो भी पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी 1955 में एक एक्ट पास किया था और इसको समय समय पर जो है वो संशोधन इसमें किए हैं। संविधान के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ 4 कैटेगरीज में बांटा गया है पर्सन्स को कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 ये वो डेट है जब हमारा संविधान की कमिटमेंट डेट है। ठीक है। तो तब ये लागू किया गया था, तो भारत के नागरिक कौन कौन बन गए थे, तो उनको 4 भागों में बांटा गया है। अब उनको हम समझते हैं कौन कौन पर्सन जो है वो बने थे। एक वो पर्सन, अ पर्सन who had it his domicile in India and also fulfilled any one of the 3 कंडीशन, यानी कि यहाँ पर जो 3 कंडीशन दी गई हैं उनमें से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब कंडीशंस क्या थी कि पहला तो ये या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, या आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, यानी कि उसके माँ बाप में कोई सा एक व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है। या he has been ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution become a citizen of India, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब ये लागू हुआ था तो उस समय या उस लागू होने से 5 साल पहले से यदि कोई भी पर्सन लगातार हमारे भारत में रह रहा हो तो वो भी ऐसा माना गया था कि ये भारत का एक नागरिक है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि एक पर्सन जो माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि हमारा जो बंटवारा हुआ था उसके बंटवारे के समय पे तो पर्सन्स कौन थे, वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां से वो वापस वो इंडिया जाते हैं तो उनको भी माना गया था कि ये भारत के नागरिक रहेंगे। ठीक है, माने जाएंगे यदि इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन दी अनडिवाइडेड इंडिया एंड आल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 2 कंडीशंस, यानी कि या तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी अनडिवाइडेड नहीं, यानी भारत का जो बंटवारा हुआ था उससे पहले वो भारत में पैदा हुए हैं तो वो पर्सन भी भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें 2 शर्त क्या रखी थी कि इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948 एंड ही हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया आया है 19 जुलाई 1948 से पहले और तब से वो लगातार हमारे यहाँ रह रहा है। दूसरी क्या कंडीशन है, इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1948 ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आया है तो उसको क्या है कि हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना होगा। व्हाट अ पर्सन कुड be so registered only if he had been resident in India for 6 months preceding
द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब वो अपना एक रजिस्ट्रेशन दे रहा होगा, एक रजिस्ट्रेशन करा रहा होगा भारत के नागरिक बनने के लिए, तो उससे 6 महीने पहले से वो भारत में लगातार रह रहा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन बताई जाती है कि कोई पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आया हो। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तीसरी कैटेगरी की, तो उसमें बताया गया आगे, एक वो पर्सन जो हु माइग्रेट टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान चला गया था इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद वो इंडिया से पाकिस्तान चला गया था। लेकिन क्या हुआ, बाद में वो इंडिया आ गया। फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन, वो एक भारतीय नागरिक बन सकता है, लेकिन इसके लिए भी ही हैज टू बी अ रेसिडेंट ऑन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रेसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चला गया, लेकिन उसके बाद वो वापस आ गया। लेकिन उसे शर्त क्या है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले 6 महीने तक लगातार वो भारत में रहा हो, तभी वो भारत का नागरिक बन सकता था। चौथा जो कैटेगरी की बात करें, तो एक वो पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि एक वो पर्सन जो लगातार हमारे देश से बाहर रह रहा है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स की बात करें या ग्रैंड पेरेंट्स, वो हमारे इंडिया में पैदा हुए थे और अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है, तो इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस वेदर बिफोर और आफ्टर द कमीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पर वो कह रहा है कि जैसे हमारा जो संविधान लागू हुआ था उसके समय पर या उसके बाद में वो जिस देश में रह रहा हो, तो वहाँ की जो एम्बेसीज हैं, मतलब हमारी जो इंडिया के कंसल्टेंट्स हैं, वहाँ पर वो अपना एक रजिस्ट्रेशन कर सकता है और उसको भी एक भारत का नागरिक जो है वो माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें, तो जो अभी हमने 4 कैटेगरी पढ़ी हैं, तो वो ये है कि एक वो पर्सन जो भारत का निवासी है, दूसरा बताता है कि एक वो पर्सन जो पाकिस्तान से आया है, तीसरा एक पर्सन जो माइग्रेट कर गया था पाकिस्तान के लिए लेकिन बाद में इंडिया आ गया है, चौथी बात करता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारतीय निवासी हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं, ठीक है, लेकिन वो बाहर रह रहे हैं किसी देश में, तो उनके बारे में ये बात करता है। तो ये 4 कैटेगरीज हमने जो अभी कवर की हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द सिटीजंस आर एज फॉलोज, यानी कुछ अन्य प्रोविजंस भी हैं, जैसे नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, यानी कि कोई भी व्यक्ति ये वो एकदम से किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर वो ले लेता है, तो उसकी जो भारतीय सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall continue to be such citizen subject to the provision of any law made by the parliament, यानी कि अगर भारत का कोई भी नागरिक है और पार्लियामेंट नागरिकता से संबंधित कोई भी अगर संशोधन करती है, तो उसके जो नियम है उसको प्रभावित नहीं करेंगे, यानी कि वो कंटिन्यू भारत का एक नागरिक रहेगा, पार्लियामेंट जो चाहे वो उसमें प्रावधान कर दें। Parliament shall have the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all the matters, यानी कि मेन पावर जो दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है, पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट ये तय कर सकती है किसी व्यक्ति को टर्मिनेट करना है, उसको एक्विजिशन कैसे उसे सदस्यता देनी है, कैसे उसकी खत्म करनी है, इसके संबंध में जो भी प्रोविजंस बनाने होंगे कौन तय करेगा, पार्लियामेंट। ना हम बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि जो नागरिकता अधिनियम है 1955। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेन प्रोविजन होता है कि कैसे एक भारत की नागरिकता ली जा सकती है, ठीक है। तो जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो हमें बताता है कैसे कोई पर्सन एक एक्वायर कर सकता है और कैसे उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इसको कई बार जो है वो इसमें संशोधन वगैरह भी किए गए हैं समय समय पर, लेकिन दिस प्रोविजन वाज रिपील्ड बाय दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 थी। अब देखो मेथड की बात करें, तो एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रेस्क्राइब 5 वे ऑफ एक्वायरिंग, यानी कि 5 तरीके बताए गए हैं जिनसे एक जो सदस्यता है वो ली जाती है। अब वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, जैसे बाय बर्थ एक जन्म के आधार पर, डिसेंट मतलब वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, यानी कि किसी भी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को अपने देश में मिला लेना, तब भी जो वहाँ के नागरिक हैं वो हमारे नागरिक माने जाएंगे। तो ये 5 तरीके हैं, बताते हैं कि कैसे एक देश की नागरिकता हमारे इंडिया में ली जा सकती है। तो पहले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बाय बर्थ, कि भाई जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे आती है, कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे भारत में पैदा हुआ है और कब हुआ है, जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, जनवरी 1950 पहले या बाद में, लेकिन बट बिफोर जुलाई 1 1987, यहाँ टाइम पीरियड रखा है, वो रखा है
कि 1950 से लेकर 1987 तक, अगर इस पीरियड के बीच में कोई पर्सन बोर्न हुआ है तो ये माना जाएगा कि चाहे वो कहीं किसी भी देश का हो। यहाँ पे कह रहे हैं देखो, बाय बर्थ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, अगर वो हमारे यहाँ पैदा होता है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड कितना है, 1950 से 1987 के बीच में। अब एक पर्सन जो इंडिया में पैदा हुआ है, बोर्न हुआ है जुलाई 1 1987 के बाद में, उसको भी भारत का नागरिक कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कब? इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि जब वो इंडिया में पैदा हुआ था तो उसके माँ या बाप में से कोई भी एक पर्सन भारत का नागरिक नागरिक होना चाहिए, तो उसे बर्थ के आधार पर जो है एक सिटीजनशिप दी जाएगी। फर्दर, दोज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर दी 2004 दिसंबर 3 2004 आर कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली if both of their parents are citizen of India and one whose parents is a citizen of India and the other is not a legal migrant at the time of their birth। यानी कि इसमें कहा गया कि अब 2004 में संशोधन कर कर एक प्रोविजन ये जोड़ दिया गया कि यदि कोई भी एक पर्सन, मतलब कोई भी एक बच्चा भारत में पैदा होता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, यानी कि मदर और जो फादर हैं, दोनों ही भारतीय नागरिक होने चाहिए, तभी उसे भाई जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो देखो अभी हमने पहले देखा था, तो अब के जो रूल्स हैं वो यही है कि बर्थ के आधार पर अगर किसी को सिटीजनशिप दी जाएगी तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही भारतीय होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन उठता है यहाँ पर एक, कि जो चिल्ड्रंस होते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स के पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी अलायंस कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं जो दूसरे देशों के जो इंडिया में रह रहे हैं, अगर उनके बच्चे वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो क्या उनको बर्थ के आधार पर दी जाएगी सिटीजनशिप? तो यहाँ वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा है भाई डिसेंट। डिसेंट यानी वंश के हिसाब से देखे जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो एक पर्सन जो बोर्न हुआ आउटसाइड इंडिया, और कब? आफ्टर द जुलाई 1950 के बाद, लेकिन 1952 से पहले, 92 से पहले, तो वो एक नागरिक माना जाएगा भारत का, लेकिन डिसेंट के हिसाब से। इफ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि यदि उसके जो पिता है भारतीय नागरिक हैं तो ये माना जाएगा कि ये उनकी संतान है, ठीक है, एक वंश है, और वंश के आधार पर उसे एक नागरिकता दी जाएगी। दूसरा है एक पर्सन जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, ये पैदा हुआ है कब? दिसंबर 10 1992 के बाद में, तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि उसके माँ या बाप में से कोई भी पर्सन भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी उसे एक डिसेंट के बेस पर उसे सिटीजनशिप दी जाएगी। देखो पहले हमने पढ़ा था कि उसके फादर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन दूसरी बात दूसरे में देख रहे हैं कि आइदर, यानी कि फादर और मदर में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो। लेकिन 2004 के बाद से देखें तो कोई भी व्यक्ति या कोई पर्सन बाहर पैदा होता है, कोई बच्चा, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट अनलेस हिज फादर इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कंसल्ट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अगर उसकी जो पेरेंट्स हैं वो 1 साल के अंदर अंदर उसकी जो रजिस्टर नहीं कराते हैं उस बच्चे को, जो वहाँ पर कंसल्टेंट है, यानी कि जो हमारी एम्बेसीज होती हैं वहाँ पर, या सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, परमिशन नहीं लेता है, तो उस पर्सन को बाय डिसेंट जो है वो सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक वंश के आधार पर देखी कैसे एक नागरिकता दी जाती है। अब देखते हैं हम रजिस्ट्रेशन के आधार पर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि समय समय पर एक एप्लीकेशन आवेदन जारी करती है कि रजिस्टर कराने के लिए ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन। अब एनी पर्सन में कौन? एक इलीगल माइग्रेंट्स ना हो, कोई भी पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे एक ऐसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऐसे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, मतलब वो 7 साल से लगातार रह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जब कराया तो उससे पहले उन्होंने दिखाया कि हम भाई 7 साल से लगातार आपके यहाँ रह रहे हैं और हमें जो भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए, तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा, एक पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन का हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेड आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि कोई भी एक पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और वो किसी दूसरे देश में रह रहा है, ठीक है, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तीसरा है एक पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब सपोज करो कोई भी एक अमेरिकन है, इंडियन से सिटीजन, इंडियन से वो है, वो शादी करता है, ठीक है, और वो हमारे यहाँ लगातार 7 साल तक रहा है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है।
और उसके माध्यम से उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। अब जो माइनर चिल्ड्रंस होते हैं किसी भी पर्सन्स के हु आर सिटीजन है इंडिया भारत के नागरिक हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कर सकते हैं। A person of full age and capacity whose parents are registered as the citizen of India. A person of full age and capacity who is either of his parents was a earlier citizen of independent India and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application for the registration। यानी कि उसमें वही बताया गया कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि 12 महीने जो है उसने एप्लीकेशन से पहले वो लगातार 12 महीने तक वो रहा हो, यानी कि 1 साल। अब अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि एक पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन। एक पर्सन को इंडियन ओरिजिन कब माना जाएगा? इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और इन सच अदर टेरिटरी व्हिच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द अगस्त 1950 15 अगस्त 1947। यानी कि 15 अगस्त 1947 के समय पे भारत के जो पार्ट में कोई भी पर्सन रह रहा है तो उस पर्सन को इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा। अब कोई भी पर्सन जो सब रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है भारत का नागरिक बनने के लिए, उसको क्या कि एक शपथ लेनी होती है, एक ओथ लेनी होती है, ठीक है। चौथा मेथड है वो है भाई नेचुरलाइजेशन, यानी कि नेचुरलाइजेशन के आधार पर कैसे एक पर्सन जो है वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है मे ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट्स इफ ही पसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। यानी कि भारतीय जो केंद्रीय सरकार जो हमारी भारत सरकार है वो कभी कभी क्या है कि एक पर्सन किसी भी पर्सन को एक सर्टिफिकेट दे सकती है कि भाई हम आपको अब मान्यता दे रहे हैं कि आप भारत का नागरिक बन जाइए, ठीक है। जैसे कब कब दैट ही इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। यानी कि एक तो वही है कि किसी भी दूसरे देश में भी भारतीय नागरिक हैं वो नेचुरलाइजेशन के आधार पर उन्हें नागरिकता ना मिली हो, ठीक है। दूसरा, इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, यानी कि कोई पर्सन किसी भी देश का नागरिक है तो ही अंडरटेक टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर द इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड। यानी कि वो किसी भी देश का अगर कोई नागरिक है और वो उस देश की नागरिकता छोड़ देता है और कब जब भारत की नागरिकता ले लेता है तब उसे दूसरे देश की नागरिकता वो छोड़नी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है इफ ही हैज आइदर रिसाइडेड इन इंडिया, यानी कि और बीन इन द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in India, yeah, partly the one or partly the other throughout the period of 12 months immediately preceding the date of applications। नेक्स्ट पॉइंट है दैट ड्यूरिंग द 14 यानी 14 साल के अंतराल प्रिसाइडिंग द सेड period of 12 months he has either resided in India or been in the service of a government in India या पार्टली दी वन या पार्टली दी अदर। यानी वो बताएगी कि या सर्विस में है वो या कहीं भी है 14 साल तक अगर वो लगातार रहता है तो भी उसे जो सर्विस करने मतलब अप्लाई करने से पहले उसे दिखाना होगा कि हमने 12 महीने तक जो है वो इंडिया में रहे हैं। तीसरा है कि यदि कोई भी गुड कैरेक्टर का है तब भी उसे दे दी जाएगी। चौथा है कि हमारे जो 8 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जो लैंग्वेज दी हुई है उनमें से किसी भी लैंग्वेज के बारे में उसे अच्छी समझ हो, उसे नॉलेज हो, तब भी उसे जो है वो सिटीजनशिप दे दी जाती है ना। हाँ, फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, यानी कि किसी भी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बना लिया जाता है तब कि यदि कोई फॉरेन की टेरिटरी बिकम्स बन जाती है भारत का हिस्सा तो जो सरकार है हमारे भारत की गवर्नमेंट है इंडिया की वो बताती है कि द पर्सन हु अमंग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि जो पर्सन उस टेरिटरी के हैं वो भी भारतीय नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। सच पर्सन्स बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नोटिफाइड डेट, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस कंट्री को टेरिटरी को भारत में मिलाने का तभी से वो भारत के नागरिक। जैसे कि अगर हम बात करें तो एग्जांपल तौर पर पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी जो इंडिया का पार्ट बना था 1962 में, अब पौंडीचेरी के जो भी सिटीजन्स थे वो अब भारतीय नागरिक कहलाए गए थे 1962 से, ठीक है। छठा प्रोविजन है स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाई द असम अकॉर्ड, कि आसाम को में जो अकॉर्ड देखो आसाम को लेकर भी ना काफी ज्यादा विवाद चला था उनकी सिटीजनशिप को लेकर, क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट थे बांग्लादेश से वो काफी समय से आसाम में रह रहे थे। तो आसाम की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक आसाम अकॉर्ड हुआ था। उस समय पे शायद जो प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी। तो आसाम अकॉर्ड जो था वो आसाम स्टूडेंट यूनियन थी कोई, उसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये अकॉर्ड हुआ था। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था 1985 का वो कुछ प्रोविजंस जोड़ता है सिटीजनशिप के तौर पे आसाम अकॉर्ड में। इसमें क्या कहता है वो कि सभी जो पर्सन हैं इंडियन ओरिजिन के हु केम टू आसाम जो आसाम आए हैं और कब बिफोर जनवरी 1966 में, यानी कि 1 जनवरी 1966 से जो पहले आ गए हैं
और तब से वो आसाम में रह रहे हैं, ठीक है। सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू द आसाम शैल बी डीम्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसमें टाइम पीरियड रखा गया था, डेट फिक्स की गई थी, वो थी जनवरी 1966। दूसरा है कि एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who came to Assam on or after the January 1966 but before the 1971 from Bangladesh and who has been ordinary resident in Assam since the date of his entry into Assam and who has been detected to be as a original shall be registered himself, यानी कि जो 1966 से बाद में आए हैं लेकिन मार्च 25 1971 से पहले आ गए हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा, ठीक है। ऐसे रजिस्टर्ड जो पर्सन है उनको सिटीजन माना जाएगा इंडिया का फॉर ऑल पर्पस एज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द फॉरेन, यानी कि उस डेट के 10 साल के बाद से उन्हें पूरी तरीके से भारत का नागरिक माना जाएगा। और फिर उनके पास जो होगा एक्सेप्टिंग बट इन द इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 10 साल, यानी कि जो 10 साल का पीरियड था, ही शैल हैव द सेम राइट्स एज ऑब्लिगेशंस एज द सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग दैट, यानी कि उस 10 साल के अंदर उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। ना हम बात करते हैं कि कैसे एक पर्सन की जो सिटीजनशिप है वो उसे छीनी जा सकती है, ठीक है। लॉस ऑफ अ सिटीजनशिप, ये चार हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, उसमें 3 तरीके बताए गए हैं। उन तरीकों से जो सिटीजनशिप है वो ले ली जाती है। क्या? रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। रेनंसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नागरिक है भारत का, वो अपनी कैपेसिटी में घोषणा करता है कि वो भारत की नागरिकता है वो छोड़ रहा है, और अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन, यानी कि जब उसे ऐसा नहीं है कि इसने डिक्लेयर कर दी छोड़ी, उसे बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो पर्सन सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी उस पर्सन की ये मानी जाएगी कि वो नागरिकता है वो खत्म कर दी गई है। यदि ऐसा डिक्लेरेशन करा जाता है ड्यूरिंग अ वॉर, यानी कि अगर सपोज करो अभी इंडिया पाक का युद्ध चला है और इस पीरियड में कोई भी एक पर्सन जो है वो इंडिया की सिटीजन छोड़ना चाहता है, तो ऐसे में सरकार जो है वो जरूरी नहीं है कि वो उसकी जो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन किया है वो एक्सेप्ट करे। हो सकता है कि तुम हमारे यहाँ से जो कोई इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर दो, पाकिस्तान में जाके दे दो, तो युद्ध के दौरान जो है वो किसी कोई व्यक्ति की जो अप्लाई है रजिस्ट्रेशन करता है वो नहीं माना जाएगा। फर्दर व्हेन अ पर्सन रेनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लॉस, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति एक भारत की नागरिकता छोड़ता है तो उसका जो परिवार बच्चे जो है वो सभी की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब कभी भी अगर कोई माइनर है ना, तो अटेन करता है द एज ऑफ 18, यानी कि जब वो 18 वर्ष का अगर हो जाता है कोई माइनर, तो वो दोबारा से भारत की जो नागरिकता है वो ले सकता है। दूसरा मेथड है वाइट टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की जब कोई भी इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट, यानी कि कोई भी एक भारतीय नागरिक एक एकदम से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जो भारत में जो नागरिकता थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, ठीक है। तीसरा मेथड है वाइट डेप्रिवेशन, यानी कि खुद से छीन लेना, और ऐसा कदम कौन उठाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करती है। तो कब कब? ए सिटीजनशिप द सिटीजन हैज ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, यानी किसी व्यक्ति ने एक गलत तरीके से नागरिकता ली है तब। दूसरा, यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो डिसलॉयल्टी दिखाता है, या सिटीजन हैज अनलॉफुल ट्रेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, यानी कि युद्ध के दौरान हमारे यहाँ की जो गैर कानूनी जो व्यापार करता है वो, या हमारा जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश मतलब जो एक जिससे युद्ध चल रहा है उससे वो कम्युनिकेट करता है, ऐसे में उसकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। द सिटीजन हैज विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 साल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता ली है वो किस माध्यम से? या तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ली है या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से ली है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो किसी भी दूसरे देश में उसको सजा हो जाती है, मतलब पकड़ा जाता है, और 2 साल की अगर सजा हो जाती है तब उस व्यक्ति की जो सिटीजनशिप है वो उसे छीन ली जाएगी। द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर, यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक जो लगातार 7 साल से लगातार जो किसी दूसरे देश में रह रहा है, तब भी उसकी जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाती है। ना हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपना सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, कि हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता की बात की गई है, जबकि अमेरिका है वहाँ पर क्या बात की गई है? डबल सिटीजनशिप की। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? एक फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या है कि जहाँ पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया किस किस के बीच में? बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कैसी सिटीजनशिप है? एक सिंगल सिटीजनशिप है। वो सिटीजनशिप क्या है कि भारतीय नागरिक को कहा जाएगा उसे।
अब जो भी सिटीजन है इंडिया का वो पूरी तरीके से विश्वास रखता है किस पर, एक यूनियन पे ही। कोई भी एक सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है एक राज्य की। जबकि अदर फेडरल स्टेट की बात करें जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, इन पर क्या है कि डबल सिटीजनशिप है। डबल सिटीजन का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो यूनियन का भी एक नागरिक है और स्टेट का अलग से है। तो यूएसए में बात करें तो प्रत्येक पर्सन इज नॉट ओनली सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो द पर्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग, जिस राज्य से वो बिलोंग करता है उसका भी वो एक नागरिक है। अब ऐसे में क्या होता है कि उसके पास डबल राइट्स हो जाते हैं, ठीक है। एक तो जो नेशनल गवर्नमेंट ने दिए, दूसरे जो राज्य सरकार ने दिए। अब ये जो सिस्टम है यहीं से जो प्रॉब्लम है शुरू हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन की। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसा भाई, बहुत तगड़ा भेदभाव चलता है इन देशों में। अब वहाँ की जो राज्य की सरकार है वो डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करती है, भेदभाव करती है अपने नागरिकों के संबंध में। भाई जैसे उन्हें वोटिंग का अधिकार है, ठीक है, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड सो ऑन। अब इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो अमेरिका का कोई भी एक स्टेट है, अब वो स्टेट जो है अपने खुद राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए, उनके संबंध में, उनके हित में जो है वो कानून बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजर्वेशन है जो उनको रखेगा, ताकि किसी दूसरा जो राज्य है उसके नागरिकों को वो लाभ ना मिल सके जो उसके खुद के नागरिकों को दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है सिटीजन्स को, जब वो कोई भी प्रोफेशन के तौर पर दूसरे राज्य में जाते हैं तब। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है दे आर बोर्न और रिसाइड enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country and no discrimination is made between them। यानी कि हमारे यहाँ कोई भी अगर बिहार में पैदा हुआ है तो उसके पास जो बिहार में राइट है वही उसको तमिलनाडु में राइट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें कोई पहले जम्मू कश्मीर में अलग था, लेकिन अब जम्मू जब से 370 आर्टिकल जो हमारा रिमूव किया गया है तब से जम्मू कश्मीर के भी लोग जो हैं उनके पास वो राइट्स हैं जैसे हमारे नॉर्मल किसी भी स्टेट के पास है, ठीक है। द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16 कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन दैट स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी इन दैट स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। इसमें वही बताया, कुछ अलग से नहीं है कि भाई देखो, हाँ इतना हो सकता है कि कोई भी राज्य है कुछ पर्पस में, कुछ चांसेस में रिजर्वेशन कर दे, जैसे कि एजुकेशन के तौर पर देखें तो एजुकेशन थोड़ा हो सकता है कि वो रिजर्वेशन कर दें। अब आर्टिकल 15 जो है वो पूरी तरीके से किस प्रतिबंध लगाता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, भेदभाव नहीं किया जाएगा, और किस आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, लेकिन नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। यहाँ पर देखो एक बात क्लियर की गई है कि आर्टिकल 15 जो है वो रेसिडेंस के आधार पर जो है भेदभाव की बात नहीं करता है। यानी कि अगर कोई पर्सन है तो उसमें थोड़ा बहुत भेदभाव हो सकता है कि वो मराठा का, महाराष्ट्र का है तो वो उत्तर प्रदेश में आके थोड़ा रेसिडेंस के बेस पर उस पर भेदभाव किया जा सके, ठीक है। इसमें हमने वही देखा कि फॉर एग्जांपल द स्टेट में ऑफर कंसेशन इन द फीस फॉर एजुकेशन, यानी अपने नागरिकों के लिए जो शिक्षा में कोई जो फीस वगैरह कंसेशन दे सकते हैं। लेकिन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, यानी कि आर्टिकल 19 जो बात करता है कि स्पीच की, कि हम स्वतंत्रता हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई भी चीज़ किसी के बारे में अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी मूवमेंट अपना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर भी क्या है कि कुछ बंदिश लगाई गई है। वो कैसा है कि ताकि कोई शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह हैं किसी भी एक एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनमें रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दूसरे शब्दों में समझे, जो राइट होते हैं आउटसाइडर के टू एंटर, रिसाइड या सेटल इन ट्रैवल एरिया से रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि जहाँ पर ट्रैवल एरिया जो जनजातीय लोग रह रहे हैं उनके एरियाज में घूमने फिरने के या रहने के लिए इन सब चीज़ों पर बंदिश वगैरह लगाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है टिल 2019 द लेजिस्लेचर थी ऑफ erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज एम्पावर्ड टू डिफाइन द पर्सन हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एंड, यानी कि 2019 से पहले की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के पास एक राइट था कि वो ये डिसाइड करते थे कि कौन जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट है और कौन नहीं है। दूसरा, एनी स्पेशल राइट या प्रिविलेजेस ऑन सच परमानेंट रेसिडेंट एज रेस्पेक्ट कि एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अधीन क्या रोजगार, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेटलमेंट, इन सभी को लेकर जो भी निर्णय लिया जाता था वो कौन लेता था, वहाँ के परमानेंट जो रेसिडेंट हैं उनके संबंध में स्टेट का लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर। अब आर्टिकल नंबर 35A हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये सभी जो एवं प्रोविजंस है वो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़े गए थे। दिस आर्टिकल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, मतलब 1954 में जोड़ा गया था 35A, ठीक है। ये ऑर्डर वाज इशूड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैड प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू द अर्थवाइज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस था इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के द्वारा। अब हमारा जो संविधान है लाइक जैसे कनाडा है उसने भी इंट्रोड्यूस किया है एक सिस्टम है सिंगल सिटीजनशिप का और प्रोवाइड करता है सभी को एक जैसे राइट्स ताकि जो लोग हैं इंडिया के वो प्रमोट कर सकें एक अपनी कैसी एक फीलिंग और फीलिंग कैसी एक भाईचारा की एकता की एंड बिल्ड एन इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन और एक इंडिया हमारा जो राष्ट्रीय भारतीय जो राज्य है उसको एक तरीके से स्ट्रांगली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें तो हमारे यहाँ क्या है समय-समय पर कम्युनल राइट्स होते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होती है, कास्ट वार हैं, लिंग्विस्टिक क्लैशेस तो ये तो हाल-फिलहाल की न्यूज़ की बात करें जैसे एक अभी न्यूज़ में था महाराष्ट्र में एक डिलीवरी बॉय था और वो शायद बिहार या उत्तर प्रदेश से था। तो उस लड़के को मराठी नहीं आती थी तो जिस पर्सन ने ऑर्डर किया था जो अपना फूड वगैरह, तो वो उसने उसको मतलब जो फीस वगैरह उसको पे करने से मना कर दिया और इसके आधार पर कि जब तक आप मराठी नहीं बोलोगे मतलब मराठी लैंग्वेज नहीं बोलोगे, तब तक वो उसको पे नहीं करेगा। तो ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा जो है वो देखने को मिली है इन पर। The cherished goal of the founding father and the constitution makers to build an united and integrated Indian nation has not been fully reached यानी कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने जिस उद्देश्य से इन आर्टिकल्स को जोड़ा था वो अब ये जो विवाद हो रहा है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजों में चूक हो गई है ठीक है कि वो उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ना हम बात करते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखो ये जो टॉपिक है ना ओवरसीज का ये पॉलिटी में दे दिया है अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो लेकिन क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं ना कि समान ठीक है। तो मैं इसे ओवरव्यू कर दे देता हूँ और आप लाइन बाय लाइन उसे पढ़ सकते हैं। सितंबर 2000 में जो भारत सरकार है उसने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी की चेयरमैन थे वो थे एल एम सिंघवी और ये थी इंडियन डायस्पोरा से। इंडियन डायस्पोरा का मतलब वो है कि जो लोग भारतीय थे यानी कि जो वंश उनके जो अगर हम बात करें पूर्वज जो भारतीय थे लेकिन वो अब किसी दूसरे देश में रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता ले ली है तो वो इंडियन डायस्पोरा के संबंध में बनाई थी। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी जनवरी 2002 में और इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसमें कुछ संशोधन किए जाए और संशोधन का मतलब क्या था कि उसमें डबल सिटीजनशिप दी जाए कि हमारा अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है लेकिन यहाँ ये बात करेंगे डबल सिटीजनशिप यानी कि जो इंडियन डायस्पोरा है उनको भी भारतीय नागरिकता दी जाए लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी यानी कि वो सभी राइट्स जो भारतीय नागरिक एंजॉय करते हैं वो उन्हें नहीं दिए जाएंगे और फिर भी वो एक भारतीय नागरिक कहलाए जाएंगे ठीक है। तो ये इसमें बताया गया था और ऐसा ही फिर क्या है कि समय-समय पर उसमें चेंजेस वगैरह हमें देखने को मिले हैं। अब इसमें कुछ प्रोसेस बता दी गई थी कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप हैं इंडिया के इंडियन कार्ड होल्डर जिनके पास भारतीय जो कार्ड होल्डर हैं, उनको कैसे-कैसे कि वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। दूसरा स्टेप बताया था कि कन्फर्मेंट ऑफ द राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर यानी कि कौन-कौन से राइट्स वो उन्हें दिए जाएँगे, एन्जॉय कर सकेंगे। अगर देखो इसमें हम बात करें तो इसमें दिया गया है यहाँ पर कि एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट्स यानी कुछ यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है ये राइट्स जो है वो एंजॉय नहीं करेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप हैं कौन कौन से जैसे राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी रोजगार में सामान्य जो अधिकार की बात की जाती है वो एंजॉय नहीं करेंगे। दूसरी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं ना ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के तौर पर उन्हें नियुक्त किया जा सकता है ठीक है। ना ही वो अपने आप को हमारे यहाँ वोटर के तौर पर रजिस्टर करा सकते हैं और ना ही वो काउंसिल ऑफ स्टेट और जो हाउस ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस यानी कि ना ही तो पार्लियामेंट का ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का वो हिस्सा बन सकते हैं और ना ही वो एलिजिबल होंगे किसके लिए पब्लिक सर्विस जो कि यूनियन से और स्टेट से संबंध में है ठीक है। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगाई गई थी। तीसरा है रिनंसिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। अब वो कैसे छोड़ सकते हैं कि यदि कोई ओवरसीज सिटीजनशिप है इंडियन कार्ड होल्डर का मेक्स इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग द कार्ड रजिस्टरिंग हिम एज एन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर द डिक्लेरेशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया कार्ड होल्डर है वो अपनी जो नागरिकता है वो रिनाउंस कर सकता है और ऐसा कौन करे किसके द्वारा करवाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इसमें कुछ मेथड बताया गया ठीक है। चौथा है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि कैसे अब कैंसिल किया जाता है रजिस्ट्रेशन।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैंसिल कर सकती है रजिस्ट्रेशन किसी भी पर्सन का जो ओवरसीज सिटीजनशिप है इंडियन कार्ड होल्डर के। और जब ये संतुष्ट हो जाती है यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से पता लग जाता है क्या कि रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, यानी कि आपने गलत तरीके से जो इंडिया का जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ली है तब, या जो सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर एज शोन सेटिस्फैक्शन, तो या हमारे वो संविधान के प्रति जो है वो एक डिसलॉयल्टी या उसका हम अपमान करते हैं तब भी उसकी जो नागरिकता है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है? ये सब चीज़ें इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जो कुछ डिफरेंस बताए गए हैं कि कैसे, तो यहाँ पर कंपैरिजन बताया गया है कि एनआरआई, पीआई और ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, इनमें क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? अब तो हम इनकी एक और डेफिनिशन देख लेते हैं, मतलब कौन-कौन क्या होता है। तो देखो एनआरआई किसे कहते हैं? एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि एक इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनरली रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है लेकिन उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, उसे कहा जाता है एनआरआई। पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहा जाता है? तो एक पर्सन हु या हुज एनी ऑफ एंसेस्टर्स वाज एन इंडियन नेशनल, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके एंसेस्टर्स जो हैं वो भारतीय रहे हों, ठीक है? एंड हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप, और वो वर्तमान में किसी दूसरे देश की उसने नागरिकता ले ली है, तो और उसपे नागरिकता लेने का मतलब क्या है कि उसपे फॉरेन का पासपोर्ट है, तो उसे इस कैटेगरी में कहा गया है एन आर सॉरी पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी में। ना जो तीसरी हम बात करते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर यानी कि ओसीआई। तो एक वो पर्सन जो रजिस्टर्ड ऐसा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो एक ऐसा पर्सन जिसने जो ओसीआई है यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के अंतर्गत सिटीजनशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया हो तो उसे ओसीआई कहा जाता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है वो तीनों में बताई गई है, ठीक है? और कोई ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें, और यही बताया गया है कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या राइट्स वगैरह मिलते हैं, और इसके अलावा कुछ इसमें नहीं दिया गया, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है हमारा सिटीजनशिप का वो कंप्लीट होता है, और सिटीजनशिप से संबंधित जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 5 है वो किसके बारे में बताता है कि संविधान जब लागू किया गया था तो कौन-कौन हमारे नागरिक बने थे। छठा बताता है कि कोई पर्सन जो माइग्रेट कर गया था पाकिस्तान, फिर वो वापस आ गया इंडिया तो उसकी सिटीजनशिप के बारे में। सातवां है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए उनके लिए उनकी नागरिकता के बारे में बात करता है। अब जो पर्सन इंडिया के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है? उनके संबंध में आर्टिकल 9 बात करता है। आर्टिकल 9 8 बात करता है। आर्टिकल 9 जो बताता है कि कोई व्यक्ति यदि दूसरे देश की अगर नागरिकता लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। 10वां बताता है कंटिन्यूअंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, यानी कि यदि पार्लियामेंट कोई भी संशोधन करती है सिटीजनशिप एक्ट में तो जो पर्सन भारतीय नागरिक हैं वो भारतीय नागरिक रहेंगे। आर्टिकल 11 जो बात करता है कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय द लॉ, यानी कि जो सिटीजनशिप है नागरिकता के संबंध में उसे कैसे रेगुलेट करना है, तो वो जो टोटल पावर जो दी गई है वो किसे दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। तो ये जो हमारे 7 आर्टिकल्स हैं, ये 7 आर्टिकल सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, 5 से लेकर 11, और पार्ट जो है वो 2 किसके बारे में बात करता है? सिटीजनशिप के बारे में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।